नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का होगा हिस्सा। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएगी। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ चल सकता है महाभियोग। सरकार राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा का मामला सरकार के संज्ञान में है। इस पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी में करप्शन का मामला देश के लिए बहुत गंभीर है। चीफ जस्टिस BR गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद का सीधे तौर पर उल्लेख किए बगैर न्यायपालिका में करप्शन को लेकर अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुख की बात है कि न्यायपालिका में करप्शन और न्यायिक कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम में भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना यानी तीनों सेनाओं का अखिल महिला नौकायन अभियान दल अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद घर लौट आया है। भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम की ओर से ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नौकायन मिशन था, जिसके तहत सेशल्स की 2 महीने लंबी 1800 समुद्री मील की यात्रा पूरी की गई। 7 अप्रैल 2025 को यह ऐतिहासिक अभियान शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। 2025 से 2028 के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 में सचिव DARPG V श्रीनिवास की भारतीय उम्मीदवारी की नामित किया है। वाशिंगटन DC में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने सदन की विदेश मामलों की समिति HFAC के नेतृत्व के साथ उपयोगी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने से पूर्ण एकमतता थी और हम उस समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। शशि थरूर ने कहा, हमने अपने देशों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, छात्र वीजा और संबंधों के बारे में व्यापक चिंताएं शामिल हैं। वाशिंगटन DC में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉक्स के द्विदलीय सह अध्यक्षों रॉ खन्ना, रिच मैककॉर्मिक और उप सह अध्यक्षों से एंडी बर्रे और मार्क वीसी से मुलाकात की। ब्रुसेल्स में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत के साथ संबंध, विदेश मामलों की समिति और सुरक्षा एवं रक्षा के लिए प्रतिनिधि मंडल के यूरोपीय संसद सदस्यों के साथ बातचीत की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने थिंक टैंकों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत और पाकिस्तान का जन्म एक ही दिन हुआ था। भारत में लोकतंत्र है, पाकिस्तान में जनरल सर्वोच्च है। आमतौर पर लोग राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां जनरलों ने खुद ही राष्ट्र बनाया है। एनसीपी SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो घटना हुई उसकी निंदा सारी दुनिया कर रही है और हम सभी को आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सांसद और अपने बेटे श्रीकांत शिंदे का स्वागत किया। श्रीकांत शिंदे कई देशों की अपनी यात्रा के बाद मुंबई में अपने निवास पर पहुंचे।
राहुल गांधी के बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा, ऐसे समय में राजनीति करना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निंदनीय है। जो लोग हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, वे देशभक्त कैसे हो सकते हैं। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी का बयान भारत के सैनिकों को अपमानित करने वाला और भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाला है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत का जश्न एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी के सम्मान समारोह से पहले मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने के जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि वे इस घटना का बचाव नहीं करना चाहता और उनकी सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया है। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से अधिक लोग थे। उन्होंने इस घटना के लिए मुआफी मांगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, आज कैबिनेट बैठक को छोड़कर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस सहित कोई भी समारोह नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु भगदड़ पर कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारी सेल्फी लेने में बहुत व्यस्त थे। सरकार ने इसमें बहुत लापरवाही की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना पर कहा, यह कर्नाटक सरकार की असफलता है। सभी को पता था कि आईपीएल के बहुत सारे फैंस वहां जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी वहां कोई अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन नहीं था। बेंगलुरु भगदड़ पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पुलिस का बंदोबस्त कहां था। एक तरफ लोगों की मौत हो रही थी और दूसरी तरफ जश्न चलता रहा। एम्बुलेंस भी नहीं थी, सामान्य व्यवस्थाएं भी नहीं थीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इटली के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने भारत में मजबूत उपस्थिति वाले एक्सेल और ट्रांसमिशन सिस्टम के वैश्विक निर्माता केरारो समूह के उपाध्यक्ष टॉमसो केरारो के साथ बैठक की। श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज पूरा हो जाएगा। इस मौके पर विशेष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 2 दिन से अनुष्ठान चल रहे हैं। आज विशेष पूजन, आरती और भोग के अनुष्ठान किए जाएंगे। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मंदिर रोशनी से जगमगाया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कल अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अनुभव को अद्भुत बताया। लोग गंगा दशहरे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच GPDRR 2025 जिनेवा में भारत का नारा दिया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण सिस्टम का संचालन किया गया। इसके साथ ही वैश्विक सुविधा के निर्माण के लिए सॉलिड टाइम बिस्किट नतीजे और डाउनलोड लेवल, तकनीकी सहायता और ज्ञान की योगदान संबंधी उपाय किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। भारत में जनगणना और जातिगत जनगणना कब होगी, इसकी डेट अब सामने आ गई है। देश में जनगणना और जाति की गिनती 2 फेज में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले फेज में जातिगत जनगणना 4 राज्यों में कराई जाएगी, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। देश भर में 4 जून तक कोरोना के कुल 4,302 सक्रिय मामले दर्ज किए गए, जिनमें पिछले 24 घंटों में 864 मामलों की वृद्धि हुई है।
उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने हजरतगंज इलाके में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 7 इलाके में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया जब एक कमर्शियल बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव के पूरे परिवार ने बिहार को लूटा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पिछले 20 सालों से चल रही है। नीतीश कुमार के सुशासन में विकास हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ। हालांकि 21 जिलों में अब भी 6.7 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। श्रीभूमि लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद हेलाकांडी और कछार है। नॉर्थ सिक्किम में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बुधवार को खराब मौसम के कारण कई इलाके प्रभावित रहे और रेस्क्यू के लिए जा रहे हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पाए। हालांकि आज सुबह हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को लेने के लिए सिक्किम के पांगयोंग एयरपोर्ट से सुबह ही रवाना हो गए हैं। भारतीय सेना स्थानीय निवासियों और फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए काफी चुनौतियों की स्थिति में भी अथक प्रयास कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि कल कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने अपने सभी परिचालनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी हद तक कम करने और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफलता हासिल की है। भारत में 2024 में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संपत्ति में 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही पिछले साल के अंत तक 3,78,810 मिलीनियर्स की संपत्ति $1.5 ट्रिलियन रिकॉर्ड की गई। सोल विविध आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कर संग्रह का प्रयास काफी अच्छा है। भारत, अमेरिका और मैक्सिको वैश्विक स्तर पर सबसे संतुलित वैश्विक क्षमता केंद्र इकोसिस्टम के रूप में उभरे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि से जुड़े सेक्टर्स जैसे ट्रैक्टर्स, एग्री इनपुट, ग्रामीण एनबीएफसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल की आय में 10 से 15% की सालाना आधार पर वृद्धि हो सकती है। ईपीएफओ ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिव करने और बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की लास्ट डेट को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसकी आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। निर्यात की मोर्चे पर मजबूत मांग के कारण मई में भी भारत का सेवा क्षेत्र बढ़ता रहा और रिकॉर्ड भर्तियां की गई। जीडीपी समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रमुख देशों की तुलना में भारत में करोड़पतियों की संख्या 2024 में सबसे ज्यादा 8.8% बढ़ गई है।
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारतीय बैंक अगले 12 महीनों के लिए स्थिर एसेट क्वालिटी बनाए रखने में सक्षम है। भारतीय फर्मों ने कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी दर्ज करवाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक ऑक्यूपायर्स की हिस्सेदारी ग्रॉस लीजिंग एक्टिविटी में 2022 से बढ़ती हुई 40% हो गई है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने परिचालन में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल में बढ़ोतरी की प्रतिबद्धता के तहत 2 नई परियोजनाओं के साथ सौर क्षमता को 30 मेगावाट पीक तक बढ़ाने की घोषणा की है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो में इस बायो वेस्ट को ऊर्जा में बदलने वाले मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया गया है, जो कि बायो वेस्ट को प्रोसेस कर ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट में जानकारी दी कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई आधार सत्यापन की सुविधा शुरू करेगा, जिससे असली यात्री तत्काल टिकट की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने 22 मई के दिन एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर ने इस दिन महज 1 मिनट के दौरान ही 31,814 टिकटों की बुकिंग की, जो एक नया रिकॉर्ड है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और फ्रांस के व्यवसायियों के बीच गहरा तालमेल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी पूरी 2.47% हिस्सेदारी बेच दी है। वहीं किया मोटर्स ने भी अपनी 0.6% हिस्सेदारी बेची है। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि इस सेशन का उद्देश्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पहल को लेकर आ रही अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का पता लगाना था। भारतीय एशियाई विकास बैंक द्वारा 3 जून को पाकिस्तान में वित्तीय सुधार के लिए $800 मिलियन के अनुदान कार्यक्रम की मंजूरी पर बड़ा ऐतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा व्यय, उसके घटते कर, जीडीपी अनुपात और प्रमुख व्यापक आर्थिक सुधारों पर स्पष्ट प्रगति की कमी का हवाला देते हुए ये विरोध किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का कर संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 13.0% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 9.2% रह गया और ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के औसत 19.0% से काफी कम बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं में 75 मिनट तक की बातचीत चली, जिसमें खासतौर पर रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। ट्रंप ने बातचीत के बाद बताया कि पुतिन ने सख्ती के साथ यूक्रेन से ड्रोन हमले का बदला लेने की बात कही है, जिसमें पुतिन ने कहा कि रूस अपने सैन्य हवाई अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल पर व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा करते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। पुतिन और ट्रंप की ये बातचीत रूस में ड्रोन हमले के 4 दिन के बाद हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को गजा में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका का कहना है कि प्रस्ताव में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को संघर्ष विराम से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये प्रस्ताव 15 सदस्यीय परिषद में लाया गया था, जहां बाकी 14 देशों ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। ईरान ने अमेरिका का परमाणु समझौते का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने बुधवार को कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरानी लोगों के हितों के खिलाफ है। खामनेई ने साफ कर दिया कि तेहरान अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाना जारी रखेगा। खामनेई ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा ईरान की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका में कई दौर की परमाणु वार्ता के बाद वाशिंगटन की ओर से तेहरान का ये प्रस्ताव भेजा गया था। इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करना है। अर्जेंटीना में हाल के वर्षों में उच्च पेंशन की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में अर्जेंटीना सरकार की विधायी शाखा अर्जेंटीना नेशनल कांग्रेस के बाहर कार्यकर्ताओं और सेवानिवृत्त अर्जेंटीना के लोगों ने उच्च पेंशन की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया।
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर मिलाई का कहना है कि सरकार सार्वजनिक व्यय में कटौती करके अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने का प्रयास कर रही है। क्यूबा के छात्रों ने नए मोबाइल इंटरनेट टैरिफ के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जिसमें मासिक डेटा सीमा से अधिक डेटा उपयोग करने वालों के लिए भारी शुल्क शामिल है। क्यूबा के लोगों का कहना है कि सरकारी दूरसंचार कंपनी अटेका द्वारा 30 मई के लागू किए गए टैरिफ वृद्धि से उन्हें प्रति माह केवल कुछ गीगाबाइट डेटा ही मिलेगा, क्योंकि अतिरिक्त डेटा खरीदना बहुत महंगा हो जाएगा। बोलिविया का कोचाबाम्बा शहर कचरे के ढेर से जूझ रहा है। बोलिविया का कोचाबाम्बा शहर कचरे के निपटान को लेकर काफी संघर्ष करता दिख रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 6 लाख की आबादी वाले शहर कोचाबाम्बा में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की चेतावनी दी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोचाबाम्बा शहर में डायरिया के मामलों में 7% की वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कुछ देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुए हादसे पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने गहरा दुख जताया है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि बोर्ड को मैदान पर जश्न के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाला बताया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से हुए दर्दनाक हादसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शोक व्यक्त किया है। जीत के जश्न के दौरान हुए हादसे पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में हम बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में थोड़ा बदलाव हुआ है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं मिलने के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि एक खुली बस में विक्ट्री परेड निकालने की योजना थी। भारतीय स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक निजी समारोह में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली। टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव की सगाई समारोह में परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों के साथ साथ भारत और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह सहित उत्तर प्रदेश के कई क्रिकेटर शामिल हुए। लखनऊ के श्यामनगर की रहने वाली वंशिका से कुलदीप यादव की बचपन की दोस्ती है, जो आगे चलकर प्यार में बदली और अब दोनों ने एक दूसरे को हमसफर बनने का फैसला किया। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी। एशिया कप 5 से 14 सितंबर के बीच चीन के होंगझाओ में होगा। भारत को पूल बी में रखा गया है, जिसमें गत चैंपियन जापान, थाईलैंड और सिंगापुर की टीमें भी शामिल हैं। एशिया कप के पूल ए में मेजबान चीन के साथ कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइबे की टीमें भी शामिल हैं। दोपहर की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर राउंड ऑफ 32 में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराते हुए 3 गेमों के रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर में जीत के साथ ही पीवी सिंधु भी WF टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इंडोनेशिया ओपन के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य सेन को सीजन की ये 5वीं बार पहले राउंड में हार मिली। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।